बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग मशीन्स में अब तक कौन सी तरक्की हुई है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से हिस्टोरिकल माइलस्टोन हैं जिन्हें अचीव किया गया है, और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कंप्यूटिंग मशीन्स में तरक्की हुई। तो पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम माइलस्टोन्स पर। सबसे पहले सन 1640 में ब्लेस पास्कल का कैलकुलेटर। उसके बाद फिर 1840 में बेबेज का डिफरेंशियल इंजन। तीसरी अहम चीज़ जो वाक़ई हुई वो हॉलरिथ की सेंसस मशीन थी जो 1880 में बनाई गई। और चौथी अहम चीज़, अहम माइलस्टोन 1936 का है जिसमें शैनन ने स्पेशल किस्म के सर्किट्स बनाए। इनकी डिटेल हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ट्यूरिंग ने अपनी मशीन उसी साल यानी 1936 में पेश की और वॉन न्यूमैन ने 1946 में अपना मशहूर ज़माना SPA आर्किटेक्चर पेश किया। फिर 1960 की दहाई में कंप्यूटर नेटवर्क्स सामने आना शुरू हुए और आखिरकार 1990 में हमारे पास इंटरनेट आ गया। एक बात यहाँ पर जहन में रखने वाली है कि 1990 में कंप्यूटर क्या एवोल्यूशन रुक नहीं गया, तरक्की रुक नहीं गई, बल्कि मज़ीद आगे बढ़ी है। नई मशीन्स आई हैं, नई चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बहुत बड़ी चेंज हम अभी उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ अर्से बाद हमारे पास ऐसी चेंज हो जिसको हम एक नया माइलस्टोन सामने आया है। अब हम ज़रा डिटेल देख लेते हैं इनकी। पास्कल का कैलकुलेटर 1640 में सामने आया और ये एक सादा सी मैकेनिकल डिवाइस थी, यानी कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं थी। कुछ गरारियाँ, कुछ पहिए और कुछ चेन्स इसके अंदर मौजूद थी जिनकी मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। उसके बाद इसकी जो खासियत थी, इसके अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या दूसरे अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते थे। इसमें स्टोरेज का कोई इंतज़ाम नहीं था, यानी कि जो भी डाटा आप इसके अंदर इनपुट करते थे उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आती थी उसे आपको खुद सेव करना पड़ता था। या तो उसको याद रख लें या फिर उसको कहीं लिख लें, और अगर आपने इसके बाद कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें आपने पिछले ऑपरेशन की आउटपुट को बतौर इनपुट इस्तेमाल करना है तो फिर वो आपको खुद ही फराहम करनी पड़ेगी। और अगली अहम चीज़ ये थी कि एक सिंगल मशीन थी, यानी कि ब्लेस पास्कल ने इसको सिर्फ अपने लिए तैयार किया था, दूसरे लोगों को देने के लिए तैयार नहीं किया था। तो एक ही मशीन बनाई गई। फिर 200 साल बाद यानी कि 1840 में बेबेज का इंजन सामने आया। एक बात यहाँ समझने वाली है कि इन दो वाक़यात के दरमियान अगरचे हमें 200 साल का वक्फ़ा नज़र आता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस दौरान टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की करती गई। और एक बात और भी आप जहन में रखें कि जब भी टेक्नोलॉजी तरक्की करती है तो वो एट सेल्फ तरक्की नहीं करती, बल्कि कुछ और टेक्नोलॉजीज़ उसको इस मामले में हेल्प करती हैं। तो इस दौरान बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ वजूद में आई जिन्होंने बेबेज को एक ऐसी डिवाइस बनाने के लिए तैयार किया जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये एक निस्बतन कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिवाइस थी, क्योंकि इस डिवाइस में सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होते थे, बल्कि इसके अंदर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी डिवाइस थी। उसके बाद इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल जंप जिसे हम कहेंगे, बहुत बड़ा माइलस्टोन जो इसके अंदर अचीव किया गया, वो था कि ये रीप्रोग्रामेबल था। मीन्स के आपने अगर इसके अंदर कोई एक पोलिनोमियल को सॉल्व कर लिया है, उसके बाद आप दूसरी पोलिनोमियल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर उसको प्रोग्राम कर दें, वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। रीप्रोग्रामेबिलिटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है वो ये आता है कि एक ऑपरेशन की आउटपुट को आप दूसरे ऑपरेशन की इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लीस पास्कल का कंप्यूटर था उसके अंदर ये लिमिटेशन थी कि एक प्रोसेस की आउटपुट को आप सेव नहीं कर सकते थे, लेकिन बेबेज ने अपने डिज़ाइन करदा इंजन के अंदर ये क्वालिटी रखी थी कि इसके अंदर पिछले ऑपरेशन की आउटपुट को सेव कर सकते थे, ताकि अगर ये किसी अगले ऑपरेशन की इनपुट में इस्तेमाल हो सके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और हमारे पास जो प्रोग्रामेबिलिटी है उसको हम इसी को ही कहते हैं कि एक ऑपरेशन की इनपुट को कंप्यूटर अपने पास सेव करे और जब उसके पास अगला ऑपरेशन जाए तो वो पिछले ऑपरेशन
के रिज़ल्ट्स को इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर ले। फिर फर्स्ट प्रोग्राम इसी के लिए लिखा गया। और आखिरी चीज़ जो इसके हवाले से बड़ी नेगेटिव थी कि ये इंजन कभी बनाया ही नहीं गया। इसको डिज़ाइन ज़रूर किया बैबेज ने, लेकिन इसको डिज़ाइन करने के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए जिनकी वजह से ये बिल्ड नहीं हो सका। हाँ, 1990 में एक म्यूज़ियम में इसको दोबारा बिल्ड किया गया ओरिजिनल फाइल्स को लेकर, लेकिन उस वक्त सिर्फ इसको एक खिलौने के तौर पे या फिर लोगों को दिखाने के लिए बिल्ड किया गया था। इसका कोई असल पर्पज़ मौजूद नहीं था। फिर हम आ जाते हैं हॉलरिथ की सेंसस मशीन की तरफ, जो 1880 में बनी। और इस मशीन की खासियत ये थी कि इसके अंदर ये भी मैकेनिकल डिवाइस थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पावर्ड थी, यानी कि ये बिजली से चलती थी। इसको हाथ से नहीं घुमाना पड़ता था, जबकि बैबिज की मशीन को आपने देखा कि हाथ से घुमाना पड़ता था। फिर ये रीप्रोग्रामेबल नहीं थी। ये एक सेटबैक है कि हालांकि 1840 में बैबिज अपना काम कर चुका था, रीप्रोग्रामेबिलिटी का तस्वुर दे चुका था, लेकिन हॉलरिथ इस मशीन में रीप्रोग्रामेबिलिटी नहीं ला सका। अलबत्ता उसने बहुत से फंक्शन इसके अंदर ही बिल्ट इन कर दिए जिनके लिए प्रोग्रामिंग अलग से प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मींस के इसके अंदर सर्चिंग थी, सॉर्टिंग थी, ये ऑपरेशन इसके अंदर पहले से मौजूद थे। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है जिसकी वजह से मैंने इसको अहम माइलस्टोन में शामिल किया है कि ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। मींस के ये ऐसा कंप्यूटर था जिसको बनाया गया और फिर सेल भी किया गया, लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया। सबसे पहले इसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया अपनी मरदमशुमारी यानी कि सेंसस के लिए, और उसके बाद जब इसकी अफादियत को देखा गया, इसकी खूबियों को देखा गया, तो दूसरी कॉरपोरेशन जो ख़ास तौर पे जो वॉल स्ट्रीट में सरमायाकार थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और आगे चलकर हॉलरिथ की कंपनी IBM बन गई। कुछ अरसे बाद IBM का वजूद आ गया और हम जानते हैं कि IBM आज भी कंप्यूटिंग के मामले में एक लीडिंग कॉरपोरेशन है। फिर हम आते हैं शैनन के सर्किट्स की तरफ, जो 1936 में बनाए गए। यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि हमें लगता है कि 50 साल का अरसा गुजर गया और दरमियान में खामोशी रही, ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान बड़ी स्पीड से टेक्नोलॉजी सामने आई, बड़ी तेज़ी से इजादात हुई। एडिसन ने बहुत सी इजादात की, टेस्ला ने बहुत सी इजादात की, मार्कोनी की इजादात सामने आई। तो वो सारी इजादात और वो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने कहीं ना कहीं शैनन के काम को सपोर्ट किया। और शैनन के काम की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये कि ये एक मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिकल मशीन थी। हालांकि हमने देखा कि इससे पहले पास्कल की मशीन हो या बेबेज की मशीन हो या हॉलरिथ की मशीन हो, ये सारी मशीनें मैकेनिकल थी, यानी कि उनके अंदर पहिए लगे हुए थे, उनके अंदर गरारियाँ लगी हुई थी और वो घूमते थे और घूमने के बाद रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। लेकिन शैनन के सर्किट्स कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल मशीन्स थे, यानी कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते थे। शैनन के सर्किट्स की बनावट थी वो ये थी कि ये लॉजिकल सर्किट्स थे जिनके ख़ास तरतीब में लगाकर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस के रिज़ल्ट सामने आते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एंड, और नॉट। और इनके लिए इनको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्पेशल किस्म के सर्किट्स हैं जिन्हें हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। लॉजिक गेट्स को अगर स्पेशल तरीके से अरेंज किया जाए तो हम उनकी मदद से अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर ये आप ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं और ये काम सारा का सारा सर्किट की मदद से होगा, ना कि किसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइस की मदद से होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक मशीन जो कि मैकेनिकल मशीन है उसको आप बहुत तेज़ी से भी घुमा लें तो वो चंद हज़ार चक्कर फी मिनट, साइकिल्स पर मिनट तक जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, जो कि हम जानते हैं 10⁻⁷ है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से बनाए गए थे। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि हमें लगता है कि 1880 से लेकर 1936 के दरमियान तकरीबन 56 वर्षों में खामोशी रही, ऐसा हरगिज़ नहीं था। इस दौरान वैक्यूम ट्यूब्स ईजाद की गई थी जो कि बहुत ही मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती थी। शुरू में इन्हें सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि अगर सिग्नल कमज़ोर हो रहे हैं तो उनको आप बेहतर कर दें। लेकिन शैनन ने इनको बड़ी चालाकी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि लॉजिक गेट्स बनाने के लिए और फिर लॉजिक गेट से आगे बढ़कर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बनाने के लिए। और चूँकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझती थी, लिहाजा ये बाइनरी सिग्नल्स पे काम करती थी। बाइनरी सिग्नल से मुराद मेरी है ऑन और ऑफ के सिग्नल। 0 और 1 तो नंबर्स हैं,
लेकिन शैनन के सर्किट जी ऑन और ऑफ को पर इस्तेमाल होते थे। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि जब हार्डवेयर का हम समझेंगे कि कैसे काम करता है, तो हम उसमें बाइनरी सिग्नल्स को भी शामिल करेंगे कि उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। फिर ट्यूरिंग मशीन। अच्छा, पिछले जितने भी वाक़यात हुए उनमें बैबिज के मशीन को छोड़कर बाकी सब में हमने हार्डवेयर पे ही तवज्जो दी है। बैबिज ने रीप्रोग्रामेबिलिटी का तसव्वुर दिया था। बैबिज की फ़ेल होने की बहुत सारी वजूहात थीं, लेकिन उनमें से एक अहम वजह ये थी कि बैबिज के पास काम करने की कोई थ्योरी नहीं थी। उसके पास एक प्रैक्टिकल मशीन ज़रूर थी, जो काम कर सकती थी और उसने काम किया भी, लेकिन उसके पास थ्योरी नहीं थी। लोगों को समझा नहीं सकता था कि ये काम होगा कैसे। तो ये काम एक बड़े उस वक़्त के यंग मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने किया, जिसको आज हम फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और इसके नाम पर कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको हम कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन असल में कोई इनफैक्ट मशीन नहीं थी, जिस तरह के हमने पहले मशीनें देखी। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक मैथमेटिकल मेथड है। और इसमें डिफ़ाइन हुआ कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस प्लस डाटा। डाटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो प्रोग्राम बन जाएगा। ये बात हमें ट्यूरिंग ने बताई, लेकिन ट्यूरिंग ने हमें मैथमेटिकल फॉर्म में बताई, सिर्फ ज़बानी नहीं बता दी कि प्रोग्राम इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस प्लस डाटा। उसने एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल डिवाइस किया और उसको प्रेजेंट किया। और जिस दौरान ट्यूरिंग ये काम कर रहा था, उसी दौरान एक अमेरिकन मैथमेटिशियन चर्च ने अपनी लैम्डा कैलकुलस पेश की। और इनफैक्ट ट्यूरिंग मशीन और लैम्डा कैलकुलस दोनों सेम थी। ट्यूरिंग ने अपना मैथमेटिकल मॉडल 1936 में पेश किया, लेकिन ये मैथमेटिकल मॉडल ही था। लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, हाँ ठीक है ये अच्छा मॉडल है, लेकिन इसको यूज़ किसी ने नहीं किया। 1943 में, यानी कि 1943 में, जब दूसरी जंग अज़ीम अपने अरूज पर थी, तो इंग्लिश हुकूमत ने जर्मन्स की इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसके बेल्चले पार्क प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। ये बेल्चले पार्क लंदन के करीब एक जगह का नाम है। तो वहाँ ट्यूरिंग को कहा गया कि जी आप अपनी मैथमेटिकल जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, उनकी मदद से आप हमें जर्मन इन्फॉर्म कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करके दें। तो वहाँ पे ट्यूरिंग ने तकरीबन एक बरस के अरसे में एक स्पेशल किस्म का कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम कोलोसस 1 रखा गया। और इस कंप्यूटर ने नहायत खूबी से जर्मन कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट कर दिया, जो कि वो एनिग्मा मशीन के ज़रिए किया करते थे। यूँ ही उनकी कम्युनिकेशन डिक्रिप्ट हुई, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो गई, अलाइड फोर्सेस के सामने आ गई। उनको पता चल गया कि जी कहाँ पर उन्होंने अटैक करना है, कहाँ पर अटैक नहीं करना है, कहाँ पर वो वीक हैं, कहाँ पावरफुल हैं। उसके हिसाब से उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली। और कहा जाता है कि ट्यूरिंग के इस कंप्यूटर ने दूसरी जंग अज़ीम में अहम तरीन किरदार अदा किया और जंग को कम से कम 3 साल तक के लिए छोटा कर दिया, वरना ये 3 साल मज़ीद चलती जंग। और हकीकत भी यही है कि 1943 तक जर्मन ये जंग जीत रहे थे, लेकिन ट्यूरिंग की मशीन के आने के बाद जर्मन से ये जंग हारना शुरू हो गए। ट्यूरिंग मशीन को बहुत बाद में एक अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन टकी ने सॉफ्टवेयर का नाम दिया, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर किसने ईजाद किया? एलन ट्यूरिंग ने ईजाद किया। और एलन ट्यूरिंग का काम इतना अहम था कि इसे कौमी राज करार दिया गया और इसको छुपाया गया। जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो फिर इसको सामने लाया गया। फिर हम अगले माइलस्टोन की तरफ आते हैं, जो कि 1946 में सामने आया, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है और इसको स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इस आर्किटेक्चर के तहत कोई भी कंप्यूटर सिस्टम 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। यानी कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप कहेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं: सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। आखिर में आईओ से मुराद इनपुट आउटपुट है। और प्रोग्राम मेमोरी में इनपुट डिवाइस की मदद से लोड कर दिया जाएगा और फिर आपका सीपीयू एक एक करके इंस्ट्रक्शंस और डाटा को उठाता जाएगा और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उनको वापस मेमोरी में स्टोर करवाता जाएगा। और यहाँ पर फिर वही बात जो हमने ब्लीस पास्कल के कंप्यूटर में देखी थी कि नहीं थी, और हमने बेबेज के कंप्यूटर में देखी थी कि थी, वो ये कि अगर आपको एक ऑपरेशन की आउटपुट दूसरे ऑपरेशन में बतौर इनपुट दरकार है तो फिर वो मेमोरी में स्टोर होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी थी, मेमोरी बन चुकी थी, हार्डवेयर तरक्की कर चुका था, इलेक्ट्रॉनिक्स तरक्की कर चुकी थी। तो
वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर प्रेजेंट किया कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाया जाए, सीपीयू उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करे और जो रिजल्ट जनरेट हो उनको वापस मेमोरी में रख दे, ताकि जब अगली इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहा हो और वहाँ पर पिछली इंस्ट्रक्शन की रिजल्ट की ज़रूरत पड़े तो वो दोबारा मेमोरी से मिल जाए, और जब प्रोग्राम एंड हो जाए तो फिर इसको आउटपुट मशीन के ऊपर भेज दिया जाए। इसके मुकाबले में एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसमें प्रोग्राम और डाटा अलग अलग मेमोरीज में स्टोर किए जाते थे, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी और इसके अंदर कुछ और भी टेक्निकल इश्यूज थे। यही वजह है कि ये बहुत कामयाब आर्किटेक्चर साबित नहीं हुआ और ख़त्म हो गया। 1960 कंप्यूटर नेटवर्क सामने आने लगे। 1940 में वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के बाद कंप्यूटर कमर्शलाइज हो गया। कंपनीज लोग ख़रीदना शुरू हो गई कंप्यूटर, हर किस्म के कंप्यूटर बिकने लग गए, तो बहुत ज़्यादा डाटा प्रोड्यूस होने लग गया और ये महसूस किया गया कि एक कंप्यूटर से हासिल होने वाले रिजल्ट्स को दूसरे कंप्यूटर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो मेमोरी डिवाइसेस बहुत महंगी थी उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा कीमत थी उनकी और वो बहुत बड़ी थी साइज़ में, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन कोशिश ये की गई कि किसी तरह अगर हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दें तो मुमकिन है कि हमारा काम आसानी से हो सके। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स वजूद में आने लगे। कुछ मशहूर कंप्यूटर नेटवर्क्स का जिक्र करते हैं। सेज ये सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि यूएस मिलिट्री ने इस्तेमाल किया अपने रेडार सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। उसके बाद सैब्रे के नाम से एक कमर्शियल एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम सामने आया। ये दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता था। फिर आरपानेट के नाम से अमेरिकन मिलिट्री ने एक और कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन किया और इसकी खूबी ये थी कि ये लैन की तरह काम करता था, लोकल एरिया नेटवर्क। इससे पहले जो दो नेटवर्क्स की बात मैंने की, सेज और सैब्रे की, इन नेटवर्क्स में प्रॉब्लम ये थी कि ये नेटवर्क्स सिर्फ दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते थे, लेकिन आरपानेट की मदद से एक दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होने लग गए। तो आरपानेट को आप कह सकते हैं कि ये हमारे जदीद इंटरनेट का बाप है। फिर एक बहुत मशहूर नेटवर्क हमारे पास सामने आया, साइक्लेड्स। साइक्लेड्स पहला क्लाइंट सर्वर नेटवर्क था, या ये यूँ समझ लें कि हमारे नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर्स का किरदार एक जैसा नहीं है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड करता है और दूसरा कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है कि जो डिमांड करने वाला कंप्यूटर है वो क्लाइंट है और जो उसको मालूमात फ़राहम करने वाला कंप्यूटर है वो सर्वर है, सर्व करता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है ये हमारे जदीद नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सबसे पहले साइक्लेड में पेश किया गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर IEEE का 802 स्टैंडर्ड, ये बहुत मशहूर स्टैंडर्ड है और हमारी जितनी भी नेटवर्क्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। IEEE एक बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1930s में बनी थी और उसका मकसद स्टैंडर्डाइजेशन था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को के लिए। तो उन्होंने नेटवर्क्स के लिए जो ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किए उनको हम 802 कहते हैं। और दुनिया भर में जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस बन रही हैं, चाहे वो वायरलेस वाली हों, चाहे वो वायर्ड हों, चाहे वो सिंगल एक लैपटॉप के लिए बन रही हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए बन रही हों, चाहे वो सुपर कंप्यूटिंग के लिए बन रही हों, वो सब ही इसी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम OSI स्टैंडर्ड यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट स्टैंडर्ड कहते हैं। ये भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। फिर एक बहुत अहम चीज़ TCP/IP प्रोटोकॉल, ये एक एड्रेसिंग स्कीम है, यानी कि नेटवर्क से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका एक स्पेशल एड्रेस होना चाहिए जिस पर आपको पहचाना जा सके, एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो ये यूनिक एड्रेस जो है ये सामने आया, यानी कि एक तरीकाकार सामने आया जिसकी मदद से आप नेटवर्क पे मौजूद डिवाइसेस की मुराद ये है कि कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, वो कोई मशीन हो सकती है, वो कोई ड्रोन हो सकता है, उसको आप एक स्पेशल नंबर देंगे जिसको आप उसका IP एड्रेस कहेंगे। फिर इंटरनेट फाइनली 1990 में। इंटरनेट को मैंने इसलिए यहाँ पर अहम माइलस्टोन के तौर पे रखा हुआ है, हालांकि इंटरनेट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि 1960 में जो नेटवर्क्स सामने आना शुरू हुए थे उनमें इंटरनेट शामिल था। लेकिन इंटरनेट यूँ समझ लें कि तमाम टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन यहाँ पर इकट्ठा हो गया, यानी कंप्यूटर का भी और नेटवर्क का भी और सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर का भी। तो इसमें शुरू में जो नेटवर्क्स हमारे सामने आए वो उनमें एक बहुत मशहूर नेटवर्क USF नेट
और यूयूसीपी, यूएसएफ नेट यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, और यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी, ये अर्ली नेटवर्क्स की इंटरनेट की मिसालें हैं। और इंटरनेट से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी लोकेशन से एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं। तो ये दोनों नेटवर्क्स अलाउ करते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस पे वसी एरिया के ऊपर लोग नेटवर्क्स का हिस्सा बन सकें। हालांकि ये पब्लिक नहीं थे, लोग उनको अपने घरों में नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये मौजूद ज़रूर थे। और इन्हीं की मदद से इन्हीं में एक NSF नेट के बहुत मशहूर यूज़र सरन कॉरपोरेशन थी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है, एक बहुत मशहूर फ़िज़िक्स की लेबॉर्ट्री है। वहाँ पर टिम बर्नर्स-ली ने WWW और HTML प्रेजेंट किए। ये दो मशहूर टेक्नोलॉजीज़ थी जिनकी मदद से आप डाटा आपस में शेयर कर सकते थे ओवर द नेटवर्क, और सब लोगों ने फिर इन दोनों चीज़ों को बहैसियत स्टैंडर्ड कबूल भी किया। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे सामने आई, और WWW वर्ल्ड वाइड वेब एक सॉफ्टवेयर के तौर पे सामने आया। और ये दोनों चीज़ें बड़ी आसान थी, और इनकी मदद से मुमकिन हुआ कि इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर की जा सके। उसके बाद फिर एक अहम चीज़ जो सामने आई वो थी ISP। ISP एक कंपनी होती है जो इंटरनेट फराहम करती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है। बहुत सारी ISPs वजूद में आना शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में, अमेरिका में। और इन्होंने नेटवर्क को NSF या UUCP के तर्ज पे लोगों में तकसीम करना शुरू किया, यानी कि तारें बिछाई गई और कहा कि जी आप अपने कंप्यूटर्स को इनके साथ कनेक्ट कर लें। और यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि इस दौरान टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इतनी तरक्की कर चुकी थी कि लोगों ने कंप्यूटर्स को घरों में रखना शुरू कर दिया था। जो शुरू में कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनको सिर्फ गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी या बड़ी कॉरपोरेशन इस्तेमाल करती थी, लेकिन 1990 के आने तक कंप्यूटर एक हाउस होल्ड आइटम के तौर पे, एक हाउस होल्ड मशीन के तौर पे शक्ल में आ गया। तो ISP ने एक मौका फराहम किया कि जी आप आपस में डाटा शेयरिंग करना चाहते हैं, आप हमारा कनेक्शन ले लें। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में PTCL है, इसी तरह वतीन है, या हमारे जो जितने भी मोबाइल सर्विसेज हैं वो भी, उनके भी ISP यूनिट्स मौजूद हैं। फिर एक अहम टेक्नोलॉजी जिसने हाई स्पीड इंटरनेट को मुमकिन बनाया वो FOC यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल थी। फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए हाई स्पीड इंटरनेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तकसीम करना आसान हो गया। समुंदर में तारें बिछाई गई, जो कि एक बहुत महंगा काम था, लेकिन ये बड़ा कामयाब रहा। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि 1988 में पहली मरतबा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई, और ये ख्याल किया जा रहा था कि जितनी इसकी कैपेसिटी है इसको मुकम्मल होने में तकरीबन 10 साल लगेंगे, लेकिन हकीकत में उसकी कैपेसिटी पहले 15 माह में ही मुकम्मल हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से लोग फाइबर ऑप्टिक केबल या हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे थे। और फिर 2000 के शुरू में हमारे पास DSL आया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया। FOC जो है वो सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है, बल्कि वो मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए भी है। और DSL ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया, या FOC की बेस के ऊपर डिज़ाइन किया गया ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ अहम माइलस्टोन्स थे, कुछ अहम फैक्टर्स थे, और उन्होंने ये भी देखा कि हर चीज़ जो आई उसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी थी, और उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न भी थी कि लोग उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते थे। तो हमारे सामने जो चीज़ें आई हैं वो कुछ इस शक्ल में आई हैं, और ये अभी वक्त जो है वो गुज़र रहा है, तरक्की रुकी नहीं है। इंटरनेट के बाद हमारे पास जब वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, तो वेब वेब बेस्ड बहुत सारी सर्विसेज आ गई, ईमेल आ गई, स्ट्रीमिंग आ गई, सोशल नेटवर्किंग आ गई, क्लाउड आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी, और हम देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ साथ ये चीज़ें तब्दील होती हैं, कैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें तरक्की करती हैं। तो कुछ चीज़ें मज़ीद पढ़ेंगे हम इस हवाले से, उसके लिए हमें अगले लेक्चर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।